नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत भाषा के अंतर्गत उन संकेतों को जानेंगे, समझेंगे जो उस भाषा को आगे अध्यापन हेतु हम सबको प्रेरित करेगा। आइए आज संस्कृत भाषा के अंतर्गत वर्णों की या अक्षरों को जानेंगे, जिससे निकलने वाली ध्वनि हम सभी को यह बता देता है कि मुझे क्या कहा जा रहा है। इसी क्रम में जैसे कि आपने हिंदी में, अंग्रेजी में भी वर्णों को सीखा है, आइए आज हम संस्कृत में सीखते हैं। जैसा कि आप सभी विदित हैं कि वर्ण जो है संस्कृत में इनको परिभाषित कैसे करें, या हिंदी में कैसे करें, या अंग्रेजी में कैसे करें। तो हम हिंदी में पढ़े हैं कि ध्वनि का वह लघुत्तम अंश जो खंडित न हो, ऐसे ध्वनि को ही जो है हम वर्ण कहते हैं। वर्ण्यते अभिव्यंजते वा लघुत्तम ध्वनिः येन स वर्णः, अर्थात ध्वनि का वह लघुत्तम अंश जो खंडित ना हो, उसे हम वर्ण कहते हैं। आपको पता है वर्णों को मुख्यतः दो प्रकार से विभक्त किया गया है या बांटा गया है। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, आप जैसे कि इस ग्रे बोर्ड में देख रहे हैं, पहला वर्ण जो आता है स्वर वर्ण, और ये स्वर वर्ण जो है विभिन्न वर्णों को मात्राओं के रूप में अभिव्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसी क्रम में व्यंजन वर्ण जो है अपने में उन्हें शब्द बनाने के रूप में हम उसे क्या करते हैं, स्वर वर्णों की सहायता से उसे पूर्णतः वर्ण या शब्द का रूप देते हैं। आइए स्वर वर्ण को जानें। छोटे अ, बड़े अ, छोटे ई, बड़े ई, छोटे उ, बड़े उ, छोटा ऋषि लिरि, और उसके बाद बड़ा ऋषि ए, ओ और आ। ये स्वर वर्ण की संख्या जैसे कि आपको बता दिया हूं, यहाँ पर लिखित रूप में आप देख रहे हैं कि इनकी संख्या कितनी है, 13। कितनी है, 13। यहाँ पर व्यंजन वर्णों को अलग अलग रूपों में व्यक्त किया गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सर्वप्रथम आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे, तो आपको यह बता दूं, स्पर्श इसलिए कहा जाता है, स्पर्श यानी होता है छूना या टच करना। तो यहाँ पर किसी हमारे शरीर के अंग के माध्यम से इन वर्णों की ध्वनि उच्चारित कर लेते हुए या उच्चारण के समय ये हमारे विभिन्न मुखमंडल को, ये शरीर के विभिन्न अंगों को स्पर्श करते हुए इसे व्यक्त किया जाता है। जैसे कि कंठ हो गया, मुख हो गया, दांत हो गया, जिह्वा हो गया यानी जीभ, और उसके बाद नाक। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग तालु, मूर्धन्य, अलग अलग अंगों से जो है स्पर्श होता हुआ वर्णों को व्यक्त करना ही स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन को अलग अलग वर्गों में विभक्त किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क, ख, ग, घ, अंगा। यहाँ पर आप देखेंगे क वर्ग में 5 वर्ण की संख्या दी गई है। उसी क्रम में च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। उसी क्रम में ट वर्ग में भी 5 वर्णों की संख्या दी गई है, ट, ठ, ड, ढ और ण। यहाँ पर आप देखेंगे त वर्ग
ऐसे हम इन पांचों वर्गों को मिलाते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्णों की संख्या होने के कारण इसकी संख्या 25 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 25। अब आगे आते हैं, आपको समझ में आया स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? ये अलग अलग हमारे अंगों को स्पर्श करते हुए व्यक्त करने के कारण इसे स्पर्श व्यंजन कहा गया है। इनकी संख्या प्रत्येक वर्ग में 5-5 होने के कारण इनके 5 वर्ग में विभाजित हुआ है, जिसके कारण से इसे 5 वर्ग में अलग अलग वर्ण होने के कारण इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और साथ ही साथ इनके 5-5 वर्ग हैं। 5 वर्ण की संख्या, 5 वर्ग और कुल मिलाकर के 25 वर्ण। उसी क्रम में आप देखेंगे यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन करके दिया है, इसकी संख्या मैंने पहले भी लिख दिया है 4। यहाँ पर य, र, ल और व, ये 4 वर्ण हैं और इन 4 वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये हमें जानना जरूरी है। अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपने उदर से यानी कि अपने पेट में थोड़े से बल लगाते हुए, बलाघात लगाते हुए इसके उच्चारित करते हैं। जैसे कि आप उच्चारित करके भी देख सकते हैं य, र, ल, व, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 मानी गई है। और उसी क्रम में आप देख रहे हैं उष्म व्यंजन वर्ण, यहाँ पर इनकी संख्या भी लिख दिया हूँ। यहाँ पर 4 वर्ण हैं। उष्म व्यंजन वर्ण श, श, श और ह दिया हुआ है। श, श, श और ह दिया हुआ है। इसको उष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? तो उष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इन वर्णों को उच्चारित करते हैं अपने मुखाग्र बिंदु से, तब यहाँ पर क्या होता है, इन वर्णों के उच्चारण से हमारे मुख से, हमारे मुंह से हल्की हल्की गरम गरम हवाएं निकलती है, इसलिए इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। इसको हम जानना चाहें तो स्पष्टता जान सकते हैं। जैसे आप अपने हाथ को ऐसे आगे ले लीजिए, मुंह के पास रख लीजिए, मुंह के सामने रख लीजिए और उसके बाद उच्चारित कीजिए श, 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 ह। यहाँ पर आप महसूस कर रहे हैं कि गरम गरम हल्की हल्की हवाएं निकल रही हैं, इसलिए इसे उष्म व्यंजन कहा जाता है। ये इनकी संख्या भी 4 हुआ। और अंतिम बिंदु जो होता है वह है अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूली और औध्यामानी। यहाँ पर अनुस्वार, जिसको हमने अंगूर के अम करके पढ़ा था, ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है और ये जीवामूली, जीव से जो है स्पष्ट तौर पर व्यक्त होने के कारण इसे जीवामूली कहा जाता है। और ये है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जीव का जो है चित्र बना हुआ है, ये क, ये स्पष्ट तौर पर व्यक्त होता है। और औध्यामानी ये प है और ये प भी जो है स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है, जिसके कारण से इनको हम औध्यामानी कहते हैं और इसको जीवामूली कहते हैं। और ये विसर्ग है, ये आहा करके जो पढ़े हैं वो विसर्ग के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब अनुस्वार जो ऊपर जिस प्रकार से हम यहाँ व्यंजन मिला, यहाँ पर लगा है ये अंश करके पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ध्वनि करके पढ़ रहे हैं, विसर्ग लगा हुआ है। तो इस प्रकार से इनकी कुल संख्या जो है शिक्षाविदों ने 50 की मानी है। जैसे कि आपको पता है 13, 25, 4 और ये 4, ये कुल मिलाकर के 50 होते हैं। इसके अतिरिक्त हमको और कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको हम संस्कृत भाषा ही नहीं वरन हिंदी में भी प्रयुक्त करते हैं या उपयोग करते हैं। उन वर्णों को हम क्या कहेंगे, या कौन सा वर्ण है जो छूट चुका है या यहाँ पर उल्लेखित नहीं है? तो आपको बता दूं, संयुक्त अक्षर के रूप में आपको पता है जैसे छत्री के छ, त्रिशूल के त्र, ठीक है, उसके बाद ज्ञानी के ज्ञा, उसके बाद श्रमिक के श्र। इसके अतिरिक्त हम और भी कुछ वर्ण प्रयुक्त करते हैं। जैसे प में रारेफ लगा दे तो पूरा हो जाता है, ध में रारेफ लगा दे तो पूरा हो जाता है ना। उसी क्रम में और भी है कुछ वर्ण,
किंतु संयुक्त वर्ण के रूप में, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर आप देखेंगे तो ये संयुक्त वर्ण है। और ये संयुक्त वर्ण क्यों कहलाता है इसको भी जाने, क्योंकि ये अपने में स्वतंत्र वर्ण नहीं है, जैसे कि ये क या आ या ई या ए या थ या भ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये अपने में पूर्ण रूप से लिखा गया है, किंतु इसको क्षत्रिय की छाप देने से हम जो है इनमें कुछ और वर्णों के जुड़ने पर ये पूर्ण वर्ण बना हुआ है। जैसे क्षत्रिय की छाप में क धन श श धन अ बराबर क्षत्रिय छ। उसी क्रम में त आधा त आधा र और छोटा अ बराबर त्र। इस प्रकार से हम ज्ञा में भी आप जान सकते हैं, ज्ञा में भी है ग य और छोटा अ, यहाँ पर ज्ञानी के गिर क्या हो गया, यहाँ पर श और र और अ बराबर श्रमिक के श्रा। तो यहाँ पर प, यहाँ पर र और यहाँ पर अ बराबर र, भ आधा र धन छोटा अ बराबर भ्र। इस प्रकार से ये संयुक्त वर्ण कहलाता है। प्यारे बच्चों, आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो निश्चित ही आप इसे और अच्छे से आत्मसात करें, बार बार रिविजन करें, बार बार दोहराएं, बार बार पुनरावृत्ति करें। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है आप निश्चित ही कमेंट करके अवश्य मुझे बताइएगा, ताकि आपकी समस्या का समाधान तत्काल ऑनलाइन जिस प्रकार से पठन पाठन किया जा रहा है उसी क्रम में आपको बताया जा सके। हाँ, आपको ये भी बता दूं, अभी हम सिर्फ वर्णों को सीखे हैं। अब यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये वर्ण जिस प्रकार से आपने बताया विभिन्न हमारे अंगों से स्पर्श करते हुए जिन वर्णों को उच्चारित करते हैं वह कौन कौन से अंग है जिसके माध्यम से हम इन वर्णों को उच्चारित करते हैं। तो अगले पीरियड पर, अगले कालखंड पर आपको ये बताएंगे कि हम इन्हें किन किन हमारे शारीरिक अंगों के स्पर्श के माध्यम से इन वर्णों को व्यक्त करते हैं। आइए आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप इसको भली भांति दोहराएंगे, उच्चारण करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और निश्चित ही हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा कि यह पठन आपको कैसे लगा, अच्छा लगा, आपको अच्छे से समझ में आया। तो निश्चित ही आप वहाँ पर अपना कमेंट अवश्य कीजिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि अगले कालखंड में आपको इनके अलग अलग अंगों के स्पर्श के उपरांत व्यक्त किए जाने वाले इन वर्णों को हम जानेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।